आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो लाइट के कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं, उन्हीं के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। और इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो हमारे बहुत पास में हैं, उनको देखने के काम में आती हैं, और जो बहुत दूर की चीज़ें उनको भी देखने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट को काम में लिया जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने से पहले हम उसके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी में हम देखें जैसे कि विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, ठीक है। देन व्हाट इज द विजुअल एंगल? द एंगल विच एन ऑब्जेक्ट सस्टेंड, द एंगल विच एन ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एट आवर आई इज कॉल्ड द विजुअल एंगल। ठीक है, तो ये हमारी आई है और ये हमारी आई में कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, एंड इट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं मान लेता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है A1 B1, तो ये हमारी आई पर कितना एंगल सस्टेन कर रहा है? इस एंगल को मान लेता हूं मैं अल्फा। अगर मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी कंसीडर करूं, जैसे कि ये A2 B2, अब ये A2 B2 मेरी आई पर कितना एंगल सस्टेन कर रहा है? तो इसकी बात करें तो हम इस एंगल को मैं मान लेता हूं बीटा। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे विजुअल एंगल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ती जा रही है। तो द अपीरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सीन बाय आवर आई डिपेंड्स अपॉन द विजुअल एंगल। लार्जर द विजुअल एंगल, बिगर द अपीरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो विजुअल एंगल की हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि द एंगल विच एन ऑब्जेक्ट subtends at our eyes is called visual angle. The apparent size of object as seen our eye depends upon the visual angle. Larger the visual angle, larger the visual angle, bigger the apparent size of the object. तो ये चीज हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट A1 B1 पर रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं और ज्यादा डिस्टेंस पर ले गया, जैसे कि A2 B2, तो उस केस में क्या है कि जो हमारे आई पर जो सबसे एंगल हो रहा है, दैट इज विजुअल एंगल, ये इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता जा रहा है, ऐसे ऐसे ये विजुअल एंगल इंक्रीज हो रहा है, और विजुअल एंगल इंक्रीज होने के साथ साथ अपीरेंट साइज भी उसकी इंक्रीज हो रही है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहें, मैग्नीफाइंग पावर। तो जो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, उनका मेनली पर्पस है विजुअल एंगल को इंक्रीज करना। दैट मीन्स जो पावर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, उसको इंक्रीज करना है, विजुअल एंगल को इंक्रीज करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि द पर्पस ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप्स इज टू increase the visual angle. Therefore, the power of instruments is measured by their power of increasing visual angle. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की पावर इंक्रीज करना मतलब विजुअल एंगल को इंक्रीज करना। तो विजुअल एंगल को इंक्रीज करने की जो पावर है, वही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की पावर होती है। और मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज upon the visual angle
subtended by object at our unaided eyes. Unaided eyes मीन्स कि किसी तरह का हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने मैग्नीफाइंग पावर को देखा कि मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज फॉर्म बाय द इंस्ट्रूमेंट एट द आई टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई। तो हम सबसे पहले जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे वो है माइक्रोस्कोप। Microscope is an optical instrument which forms larger image of a close and teeny objects। तो हम अगर माइक्रोस्कोप को डिफाइन करना चाहें तो इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच फॉर्म लार्ज इमेज भी और मैग्नीफाइंग इमेज भी कह सकते हैं हम ऑफ ए क्लोज एंड टीनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब इस माइक्रोस्कोप को बड़ी इमेज बनानी है तो ऑब्वियस है इमेज जो एंगल सस्टेन करेगी आई पर वो भी बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू ऑब्जेक्ट जो एंगल सस्टेन करे आई पर, ठीक है। तो दिस इमेज सबटेंड्स ए लार्ज विजुअल एंगल एट आई so that the object looks large। फिर हम माइक्रोस्कोप के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंपल फॉर्म अगर उसकी मैं कहना चाहूं तो इट इज जस्ट ए मैग्नीफाइंग ग्लास is just thin short focus convex lens carrying handle, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को लेंस और उसके फोकस के बीच में रखा जाता है, ठीक है। और जो इमेज भी बनती है वो उस लेंस के उसी साइड में बनती है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनती है। तो हम कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट to be seen is placed between the lens and its focus, ठीक है। and the eye is placed just behind the lens, ठीक है। तो क्या होता है कि then the eye sees a magnified, erect and virtual image on the same side of the object, ठीक है। और the position of the object between the lens and its focus is so adjusted that the image is formed at the least distance of distinct vision from the eye, ठीक है, so that the image can be seen most distinctly। तो the position of the object between the lens and its focus is so adjusted that the image is formed at the least distance of distinct vision, that is capital D, from the eye, so that image can be seen distinctly, ठीक है। अगर मैं सिंपल माइक्रोस्कोप से इमेज फॉर्मेशन देखना चाहूं तो इस तरीके से होगा कि सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं कि मैंने ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे आई पर अल्फा एंगल बनाता है, मतलब अल्फा विजुअल एंगल सस्टेन करता है, ठीक है। दिस इज आवर आई एंड ए बी इज द ऑब्जेक्ट एंड इज सस्टेन एंगल अल्फा लाइक दिस, ठीक है।
और अगर मैं सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बनाना चाहूँ तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने आपको बताया है कि इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इसका फोकस यहाँ पर है एंड इट इज़ द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं, ठीक है। देन बी ए इज द ऑब्जेक्ट जो कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। अब हम इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रिफ्रैक्शन के रूल हैं वो अप्लाई करते हैं। तो जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी, और इसका जो लेंस का प्रिंसिपल फोकस है वो यहाँ है। तो ये लाइट इस तरीके से, तो ये जो लाइट है रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास हो रही है, ठीक है। और जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो सीधी की सीधी चली जाएगी, वो डेविएट नहीं होगी इस तरीके से, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो दोनों रिफ्रैक्टेड रे हैं ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन अगर इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करा जाए, ठीक है, पीछे एक्सटेंड किया जाए तो मैं देख रहा हूं ये इंटरसेक्ट करती हैं और इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज। तो हम ये जानते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज इज कॉल्ड एज द इमेज। तो इस तरीके से हमें इमेज मिलेगी इस ऑब्जेक्ट, जो हम देख रहे हैं कि वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, ठीक है। और ये जो इमेज है, ये इमेज हमारी आंख पर बीटा एंगल सस्टेन कर रही है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि ए बी इज द स्मॉल ऑब्जेक्ट जो कि लेंस ऑफ फोकस एफ डैश के बीच में रखा हुआ है, और ए डैश बी डैश जो इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है, ए डैश बी डैश जो इमेज फॉर्म हुई है जो कि लीस्ट डिस्टेंस पर है लाइन से, कैपिटल डी, ठीक है, ये वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है, ठीक है। तो और ये जो हमारी आंख है वो लेंस के जस्ट पीछे। तो इसके बाद मैं इस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर निकालना चाहूं तो हम ये जानते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर होती है इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज व्हेन फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन प्लेस एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि जो ये बीटा एंगल है ये इमेज ने आंख पर सस्टेंड किया है, और जो अल्फा एंगल है वो ऑब्जेक्ट ने आई पर सस्टेंड किया है जब वो लीस्ट डिस्टेंस पर है। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट ए बी है वो अल्फा एंगल सस्टेन कर रहा है, और जो इमेज है वो आई पर बीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन ऑफ अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू बहुत कम है इसलिए हम अल्फा को टेन अल्फा कंसिडर कर रहे हैं, और बीटा की वैल्यू बहुत कम है इसलिए हम बीटा को टेन बीटा कंसिडर कर रहे हैं। तो हम टेन बीटा की वैल्यू डायग्राम में देखना चाहें जो कि इमेज फॉर्मेशन किया है हमने लेंस में, तो टेन बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए एंड टेन अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी, ठीक है। तो जो मैग्नीफाइंग पावर है वो हमारे पास निकल के आ रही है एम इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन यू, ठीक है। अगर अगर इमेज लेंस से डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्म हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इफ इमेज ए डैश बी डैश इज बीइंग फॉर्म at distance d in front of the lens, then उस केस में v is equal to माइनस डी एंड u is equal to माइनस यू, और हम लेंस मेकर फॉर्मूला जानते हैं कि 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ठीक है। तो उसके बाद में हम इस लेंस मेकर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तो माइनस वन अपॉन डी minus of 1 upon minus u is equal to 1 upon f, then 1 upon u is equal to 1 upon d
प्लस 1/f, और हमने मैग्नीफाइंग पावर जो कैलकुलेट की है दैट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू d अपॉन u, देन d ऑफ 1/d प्लस 1/f, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। तो इस तरीके से जो मैग्नीफाइंग पावर आई है वो आई है m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। ठीक है, फिर उसके बाद हम d की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करें और f की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करें, तो m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब यह है कि इमेज इरेक्ट है। ठीक है, इफ वी पुट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ d and f, then m will be positive. It means that image is erect and virtual। ठीक है, और इस फॉर्मूले में हम ये देख रहे हैं कि अगर लेंस की फोकल लेंथ बहुत कम हो तो मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है उसको बढ़ाने पर मैग्नीफाइंग पावर कम हो रही है, या फिर फोकल लेंथ को कम करने पर मैग्नीफाइंग पावर बढ़ रही है। अभी हमने ये देखा कि जो हमारी आई है वो कॉन्वेक्स लेंस के जस्ट पास में है। ठीक है, अगर हमारी आंख लेंस से स्मॉल डी डिस्टेंस पे रखी हो तो क्या उस केस में क्या होगा, इफ द आई इज केप्ट एट डिस्टेंस स्मॉल डी फ्रॉम द लेंस, तो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ d माइनस स्मॉल डी होगा। ठीक है, देन मैग्नीफाइंग पावर स्मॉल m इज इक्वल टू 1 प्लस d माइनस स्मॉल डी अपॉन f। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीज हो गई है। इसलिए हमें अगर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर चाहिए तो हमारी जो आई है वो लेंस के बहुत पास होनी चाहिए। थस मैग्नीफाइंग पावर is reduced, hence to obtain maximum magnifying power the eye must be very close to lens। अगर हम रिलैक्स्ड पोजीशन में इमेज को देखना चाहें तो इमेज इन्फाइनाइट पे बनेगी। जब इमेज इन्फाइनाइट पे बनेगी तो हमें ऑब्जेक्ट ऑब्वियस है फोकस पे ही रखना पड़ेगा। तो उस केस में टू सी विद रिलैक्स आई द इमेज a dash b dash should be found at infinite। In this case the object AB will be at, इस तरीके से U is equal to F हो जाएगा एंड मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू D अपॉन F। देन यूजेज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। First use, this is used by watchmakers and jewelers to have magnified view of teeny components of watches and fine work on jewelry। ठीक है, it is used by watchmakers and jewelers to have magnified view of teeny components of watch and fine work, fine work on jewelry। Second use is, it is used to examine fingerprints and palm lines and by the student to read vernier calipers। Second use है इसका, it is used to examine fingerprints and palm lines। And third use is this, it is used to read vernier scale।